क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए कक्षा 12 जीव विज्ञान इकाई जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत अध्याय खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इस अध्याय का एक पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पिछला वीडियो भी मिल जाएगा। उसको सर्च करके वो भी देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को, ये पार्ट 2 के नाम से है और 2 पार्ट में ही संपूर्ण अध्याय को समाहित कर दिया गया है। इससे पहले हम आपको मत्स्यिकी या फिशरीज तक पढ़ा चुके हैं और इस पार्ट की अगली हेडिंग है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन क्या है? अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी व खेती के लिए अधिक उपयुक्त पादप किस्मों की उत्पत्ति हेतु पादप प्रजातियों में किए गए उद्देश्यपूर्ण फेरबदल पादप प्रजनन कहलाते हैं। फिर से सुनिए, अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी व खेती के लिए अधिक उपयुक्त पादप किस्मों की उत्पत्ति हेतु पादप प्रजातियों में किए गए उद्देश्यपूर्ण फेरबदल पादप प्रजनन कहलाते हैं। दूसरे रूप में आप इसको कह सकते हैं कि पादप प्रजनन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के सुधार से संबंधित है। कृषि में उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाकर उर्वरकों, खादों व सिंचाई की सुनिश्चितता करके रोग प्रबंधन द्वारा उत्पाद मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि का एक और विश्वसनीय तरीका है उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों का प्रयोग। यह किस्में जिस विधि से उत्पन्न की जाती हैं वह पादप प्रजनन कहलाती है। यह वही विधि है जिसने भारत में हरित क्रांति का आधार प्रदान किया। पादप प्रजनन के द्वारा ही भारत में हरित क्रांति का आगाज संभव हो सका था। इसके आगे पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या हैं? पादप प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उच्च उत्पादकता। उच्च उत्पादकता, अनाज की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पादप प्रजनन आवश्यक होता है। फसलों की उत्पादन क्षमता में यह सुधार उच्च उत्पादक प्रजातियों अथवा संकरण प्रजातियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य है फसलों की गुणवत्ता में सुधार। प्रत्येक फसल की गुणवत्ता अलग अलग होती है, जैसे गेहूं में दाने का आकार, रंग, मोटाई इत्यादि। फलों का रंग व आकार, सब्जियों का पोषण गुण, दालों में प्रोटीन की मात्रा, कपास में रेशों की लंबाई, मजबूती तथा चावल में पकाने की गुणवत्ता। तो इन सभी गुणवत्ता में सुधार के लिए पादप प्रजनन आवश्यक होता है। तीसरा उद्देश्य है अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर्स। पादपों को विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक जैसे सूखा, लवणीयता, अत्यधिक अथवा कम तापमान,
वायु गति, शीत तथा कोहरा आदि प्रभावित करते हैं। इसलिए पादप प्रजनकों के द्वारा ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित करना पादप जनन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी फसल तैयार करना। पादप प्रजनन के द्वारा जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी फसलों को विकसित किया जा सकता है। अगला उद्देश्य है परिपक्वन काल में परिवर्तन करना। कुछ फसलें उनका लाइफ स्पान बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे समय के बाद में पक के तैयार होती हैं, तो उनका परिपक्वन काल कम करना, इसके लिए भी पादप प्रजनन की आवश्यकता होती है। पादप प्रजनन के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? कितने चरणों में पादप प्रजनन किया जा सकता है? देखिए, किसी भी पादप प्रजाति के जीन रूप में उसका जो जीनोटाइप होता है, तो जीनोटाइप में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करके उस प्रजाति को कृषकों के उपयोग हेतु तैयार करने की जो पादप प्रजनन प्रक्रिया होती है वो अनेक चरणों में पूर्ण होती है, जिनमें पहला चरण है विभिन्नताओं का निर्माण। जो आपकी फसलें हैं उनको अलग अलग उर्वरता की भूमि में अलग अलग प्रकार के खाद, अलग अलग प्रकार का वातावरण दे करके उनको उत्पन्न करते हैं, तो उनमें विभिन्नता आ जाती है। किसी में अच्छे फूल हैं, अच्छी फली है, अच्छे तने होते हैं, और किसी पौधे में उसी जाति के किसी पौधे में कमज़ोर फूल होते हैं, कमज़ोर तने होते हैं। तो इस तरह से विभिन्नता आ जाती है। तो पहले विभिन्नताओं का निर्माण करते हैं, विभिन्नताओं के निर्माण के बाद में उन विभिन्नताओं का चयन करते हैं, तो दूसरा चरण है चयन। फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं? चयनित जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है। संकरण के बाद में चौथा चरण होता है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन। जो आपने संकरण कराया, संकरण कराने के बाद में उनमें जो श्रेष्ठ होता है उसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद में अगला स्टेप होता है मूल्यांकन। जो आपने चयन किया है उसकी कई पीढ़ियों को आप उगाएंगे, उगा करके उसका मूल्यांकन करेंगे। यदि आपका मूल्यांकन पॉजिटिव रहता है, उचित रहता है, तो फिर छठा स्टेप होता है गुणन। गुणन मतलब उनकी संख्या बढ़ाना। संख्या बढ़ जाएगी तभी ना वितरण कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए छठा चरण होता है गुणन। जब गुणन हो जाएगा और संख्या अधिक हो जाएगी, फिर उसका वितरण किया जाता है देश में, प्रदेश में, जिलों में, और किसानों तक उसको पहुंचाया जाता है। अगली हेडिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है, और भारत में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने डॉक्टर बोरलॉग के सहयोग से यह कार्य संपादित किया। इसलिए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में अपने देश में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उसी को हरित क्रांति का नाम दिया गया था। हरित क्रांति से पूर्व का समय भारत के लिए बहुत कठिन था। खाने के लिए खाद्यान्न को आयात करना पड़ रहा था। जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही थी, खाद्यान्न उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा था। उस समय हरित क्रांति का सपना देखा गया था
जिसमें नॉर्मन ई बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से पादप प्रजनन के द्वारा हरित क्रांति संभव हो पाई थी और भारत में पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त होने लगा। यहाँ तक कि कई प्रकार के खाद्यान्न को भारत विदेशों में निर्यात भी करने लगा। अब आप पढ़ेंगे पादप प्रजनन के द्वारा उत्पन्न पादप प्रजातियां। पादप प्रजनन के द्वारा बहुत सी उन्नत प्रजातियों का उत्पादन किया गया। इनमें से आप देखिए गेहूं तथा धान की बौनी किस्में। बौनी मतलब ड्वार्फ, छोटी। धान से छिलका या ब्राउन हटा देने पर उसे चावल कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ खाद्य उत्पादन को बढ़ाना भी अति आवश्यक है। बौनेपन के जीन के रूप में उन्होंने जापानी प्रजाति नोरिन का प्रयोग किया। किसने? नॉर्मन ई बोरलॉग व उनके साथियों ने गेहूं की बौनी किस्म का विकास किया। भारत में पाई जाने वाली कल्याण सोना तथा सोनालिका इसी का परिणाम है। गेहूं की ये प्रजातियां उच्च उत्पादकता वाली और गेहूं में होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। इसी प्रकार धान की बौनी किस्म का विकास ताइवान से प्राप्त जैपोनिका नामक धान की प्रजाति से हुआ है। धान की ताइचुंग नेटिव वन नामक प्रजाति का विकास ताइवान में तथा IR8 नामक प्रजाति का विकास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में किया गया। कुछ समय तक धान की प्रजातियां भारत में उगाई गईं, परंतु बाद में धान की अधिक उत्तम प्रजातियां आ गईं, जैसे जया, रत्ना। ये प्रजातियां जब आ गईं तो ताइचुंग नेटिव और IR8 ये प्रतिस्थापित हो गई। इसके बाद गन्ने की कई प्रजातियां उगाई गईं, जैसे CO 712, CO 658, CO 164। ये गन्ने की किस्में थी। इन किस्मों की बुआई करने पर उत्तम प्रकार का गन्ना उत्पन्न होता था। इसके अलावा मिलेट्स, ज्वार समझते हैं जिसको मोटा अनाज कहा जाता है। आज के 35 साल पहले इसको गरीबों का भोजन कहा जाता था। जो लोग ज्वार को खाते थे उनको निम्न श्रेणी का समझा जाता था। अब तो अच्छे बड़े बड़े रईस लोग झोला लेकर के बाजार में ज्वार ढूंढते हुए नजर आ जाएंगे। जाड़े के मौसम में ढूंढ करके खरीद कर लाते हैं और चाव से खाते हैं, क्योंकि ये रेशेदार पदार्थ होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होते हैं। तो मिलेट्स की भी कई प्रजातियां निर्मित की गईं, जिनमें से प्रमुख हैं CSH1, CSH2, CSH3, CSH4, CSH5, CSH6, CSH9 तथा CSH10। ये ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसी किस्में हैं जो जल की कमी वाले क्षेत्र में भी बड़े आराम से उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सन 2000 के बाद विकसित उन्नत किस्में व विशिष्ट पुरानी किस्में निम्न प्रकार से हैं। गेहूं,
इसकी किस्में हैं HD 3090, पूषा, अमूल्य, HD 380, पूषा गौतमी, कौशाम्बी, पूर्वा, ऊर्जा, पूषा विशेष, पूषा गोल्ड, पूषा गेहूँ 107, पूषा व्हीट 109, पूषा व्हीट 110, पूषा बसंत, पूषा बहार। ये नई किस्में विकसित की गई हैं, इनसे उत्पादकता अधिक मिलती है। ये प्लांट ब्रीडिंग के फलस्वरूप तैयार की गई हैं। चावल की भी कई किस्में तैयार की गई हैं। पूषा RH10 हाइब्रिड, पूषा सुगंध 2, पूषा सुगंध 3, पूषा बासमती, पूषा सुगंध 5, जल्दी धान 13, पूषा बासमती 16। ये इसलिए बता रहे हैं कि परीक्षा में एक प्रश्न आता है, उसमें आपको कुछ किस्में दे दी जाती हैं और पूछा जाता है ये किस्म किस फसल की है, धान है, चावल है, मतलब गेहूं है या बाजरा, मक्का है, चना है, क्या है, किसका नाम है, किस फसल का नाम है। तो इसलिए आप इन फसलों के आगे इन हाइब्रिड्स का नाम याद कर लीजिए कि ये हाइब्रिड किस फसल के नाम है। अब बाजरा की हाइब्रिड क्या है, जैसे कंपोजिट पूषा 383 है, पूषा कंपोजिट 443, पूषा कंपोजिट 612 और हाइब्रिड पूषा। इसके बाद मक्का की नई किस्में हैं AH58, AH421, एक और किस्म है PEHM3। ये 3 किस्में मक्का की नई किस्में हैं। चना की पूषा चमत्कार, पूषा 1088, ये दोनों काबुली चना हैं। इसके बाद पूषा 1103, ये देसी चना है। इसके बाद पूषा शक्तिमान, इसके बाद पूषा भीम, ये चने की नई किस्में हैं। सरसों की भी नई किस्में, पूषा करिश्मा, पूषा विजय, पूषा क्रांति और पूषा अगारनी। ये सभी किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सन 2000 के बाद में विकसित की गई हैं। आइए कुछ शब्दों को आप जान लीजिए। हरित क्रांति के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों में भी क्रांति हुई थी, तो उनका नामकरण किया गया था। उनमें जैसे पीली क्रांति, तिलहन के अत्यंत उत्पादन को पीली क्रांति कहा जाता है। इसी तरह दुग्ध उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होने लगा था, बहुत दुग्ध का उत्पादन होने लगा, तो इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। इसी तरह से सिल्वर क्रांति, अंडे की अत्यधिक उत्पादकता को सिल्वर क्रांति कहा जाता है। इसके बाद जल कृषि, इसको नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। जल कृषि को, जल कृषि क्या है, मत्स्य पालन, केकड़ा, मोलस्का पालन, जो जल में खाद्य की खेती की जाती है उसको जल कृषि कहा जाता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। एक तो फसल उत्पादन के लिए पादप प्रजनन किया गया, दूसरा रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन किया गया, जरूरी होता है। पादप प्रजनन के द्वारा ही रोग प्रतिरोधी किस्में तैयार की जा सकती हैं। फसलों या पौधों के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहले कवकजन्य रोग देखिए, गेहूं का रस्ट, इसमें काली रस्ट, भूरी रस्ट आदि होती हैं जो पक्सिनिया नामक कवक प्रजाति द्वारा होती हैं। ब्लैक रस्ट का रोगजनक पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई होता है, जबकि भूरी रस्ट पक्सिनिया रिकांडिटा द्वारा होती है। याद रखिए, गेहूं का एक रोग पूछा जाता है जो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर कई रोग बताए गए हैं। काली रस्ट, भूरी रस्ट, ये पक्सिनिया नामक कवक प्रजाति से होते हैं। ब्लैक रस्ट का रोगजनक पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई होता है, जबकि भूरी रस्ट पक्सिनिया रिकांडिटा के द्वारा होती है। इसी तरह से गन्ने की रेड रॉट ऑफ शुगर केन
रेड रट ऑफ शुगर केन नामक बीमारी कवक के द्वारा होती है और उस कवक का नाम होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अब प्रजनन कराएंगे कैसे, इसकी कोई विधि होगी? तो यहाँ पर आपको प्रजनन की दो विधियां बताई गई हैं। पौधों में प्रजनन की दो विधियां बताई गई हैं। एक तो पारंपरिक विधि है और दूसरी उत्परिवर्तन विधि है। तो पारंपरिक प्रजनन विधि क्या है? इस प्रकार के प्रजनन में पादप प्रजनन के सभी चरणों को अपनाया जाता है। इनमें संकरण व चयन प्रमुख हैं, जिनका वर्णन प्रजनन विधि के अंतर किया जा चुका है। फिर भी प्रमुख पदों को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें पहला पद है प्रतिरोधकता के स्रोतों की प्राप्ति हेतु जर्म प्लाज्म का संग्रह करना। दूसरा पद है चयनित जनकों के मध्य संकरण। फिर तीसरा पद है वांछित गुण वाले संकर का चयन करना व मूल्यांकन करना। इसके बाद अगला पद है नई किस्म का परीक्षण व उसकी निर्मुक्ति। निर्मुक्ति मतलब रिलीज करना, यानी कि वितरण करना, जो अभी हम पीछे जस्ट अभी बता चुके हैं। फसलों की कुछ रोग प्रतिरोधी किस्में जिनका विकास संकरण व चयन द्वारा किया गया है, उनमें से प्रमुख है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल की जो किस्म है हिमगिरी, हिमगिरी, पर्णकिट, धारी किट और हिलबंट। पर्णकिट, धारी किट और हिलबंट, इन तीन रोगों के लिए रेजिस्टेंट है टू डिजीज। इसके बाद में ब्रेसिका माने सरसों। सरसों की जो किस्म पूसा स्वर्णिम है, इसको करण राई के नाम से भी जाना जाता है। इसको श्वेत किट रोग से प्रतिरोधी बना दिया गया है। इसके बाद फूल गोभी। फूल गोभी की पूसा शुभ्रा जो किस्म है, उसको कृष्ण विलगन या ब्लैक रॉट और कुंचित अंगमारी, इन रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है। लोबिया, लोबिया की किस्म है पूसा कोमल। तो पूसा कोमल को जीवाणुक अंगमारी से रोग मुक्त बना दिया गया है। मिर्च, मिर्च चिली, मिर्च वही मिर्चा, इसकी फसल होती है, इसकी जो किस्म है पूसा सदाबहार। तो पूसा सदाबहार किस्म को चिली मोजैक विषाणु और तंबाकू मोजैक विषाणु और पर्ण कुंचन, इन तीन बीमारियों से रेजिस्टेंट बनाया गया है। ये तीन प्रकार की बीमारियां पूसा सदाबहार वाली किस्म में नहीं लगेंगी अगर आप इसकी फसल उगाते हैं तो। इसके अलावा फसली पौधों की किस्में जिनमें कीट प्रतिरोधकता का गुण है, उसमें रेपसीड मस्टर्ड है, इसकी किस्म पूसा गौरव। फ्लैट बीन, इसकी किस्म है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ओकरा या भिंडी, इसकी किस्म है पूसा सावनी और पूसा A4। ये विभिन्न प्रकार के कीटों से रेजिस्टेंट हैं। जैसे रेपसीड मस्टर्ड में एफिड का प्रकोप नहीं होगा, पूसा गौरव किस्म बोएंगे तो। फ्लैट बीन की पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, ये किस्में यदि उगाई जाती हैं तो उनमें जैसिड, एफिड व फलभेदक ये कीट नहीं लग पाएंगे। ओकरा भिंडी की पूसा सावनी किस्म अगर आप उगाते हैं तो इसमें प्रोरोह व फल भेदक ये कीट नहीं लग पाएंगे। इसके बाद पादप प्रजनन की अगली विधि जो है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन, उत्परिवर्तन क्या है?
सबसे पहले ये जानिए कि उत्परिवर्तन क्या है। देखिए, जातियों में अचानक कोई लक्षण जो उत्पन्न हो जाता है और वो लक्षण फिर उनकी पीढ़ियों में वंशागत हो जाए, तो इस प्रकार के लक्षण को उत्परिवर्ती लक्षण कहते हैं और इस घटना को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उसी का उपयोग यहाँ पर किया गया है उत्परिवर्तन प्रजनन में। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करने की कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनको पादप प्रजनन में भी प्रयोग किया जाता है। ये विधियां हैं उत्परिवर्तन, बहुगुणिता तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इस प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न करना संकरण जैसी परंपरागत तकनीकों से सर्वथा भिन्न है। तो आनुवंशिक विभिन्नताओं का निर्माण कैसे करेंगे? घरेलूकरण के द्वारा, जर्म प्लाज्म संग्रह के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा, बहुगुणिता, आनुवंशिक अभियांत्रिकी और सोमा क्लोनल वेरिएंट, इतने तरीके से उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं और इसके बाद में इन फसलों को बोने के लिए दिया जा सकता है। उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा मूंग की ऐसी किस्म विकसित की गई है जो पीले मोज़ेक वायरस व पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधक होती है। भिंडी, जिसका वैज्ञानिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस होता है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ये येलो मोज़ेक वायरस के लिए प्रतिरोधकता इसकी एक वन्य प्रजाति से स्थानांतरित की गई है। इस प्रकार भिंडी की एक नई किस्म परभानी भिंडी का विकास हुआ। अब आप पढ़ेंगे ऊतक संवर्धन। ये भी पादप प्रजनन की एक विधि है। ऊतक संवर्धन क्या होता है? जब किसी पौधे के जननांगों के अलावा पौधे के किसी भाग से उसकी शाखा, पत्ती, टहनी, तने आदि से नए पौधे उत्पन्न कर लिए जाएं, तो इस विधि को ऊतक संवर्धन कहा जाता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रवर्धन होता है। इसको सूक्ष्मजीव रहित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम युक्त प्रखनियों या पेट्री प्लेट में या फ्लास्क में रख करके उगाया जाता है। इस परिभाषा को आप दूसरी तरह से भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए ऊतक संवर्धन क्या है या ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, तब आप बताएंगे पादप कोशिका या पादप अंग को पोषक पदार्थ युक्त संवर्धन माध्यम में सूक्ष्म जीव रहित परिस्थितियों में वृद्धि कराने की तकनीक पादप ऊतक संवर्धन कहलाती है। इसका क्या महत्व है? पादप प्रजनन की इस विधि का क्या महत्व है? ऊतक संवर्धन से कोई लाभ है या कोई ये विशेष विधि है, क्यों कराया जाए? तो ध्यान दीजिए, उच्च पादपों में उपयुक्त उत्परिवर्तनों को ज्ञात करके उन्हें पृथक करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि अप्रभावी गुण होने के कारण यह प्रभावी गुणों की उपस्थिति में पृथक नहीं किया जा सकता।
परंतु अगुणित पादपों में उत्पन्न उत्परिवर्तनों को सुगमता से पहचान सकते हैं। उपयुक्त उत्परिवर्तन वाले अगुणित पादपों को चुनकर उनसे उपयुक्त द्विगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्व है अगुणित पादप कोशिकाओं पर नए वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकते हैं। तीसरा महत्व है संकर ओज सहित उन्नत फसल प्रजातियां प्राप्त करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। अगुणित पादपों से कालचिसीन की सहायता से द्विगुणित समयुग्मजी पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है भ्रूण संवर्धन। अधिकांश फलदार वृक्षों में बीजों की सुप्तावस्था के कारण इनका प्रजनन करने का समय बहुत लंबा होता है। पोषक माध्यम में भ्रूणों की वृद्धि करके इस समय को कम किया जा सकता है। जैसे माइलस प्रजाति के सेब के पादपों में 5 महीने से भी कम समय में 1 मीटर लंबा नवोत्पत्ति प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मृदा में रोपित बीजों के अंकुरण के लिए ही लगभग 9 माह लग जाते हैं। ये महत्व है उत्तक संवर्धन का। सोमा क्लोन। उत्तक संवर्धन में तैयार किए पौधे आनुवंशिक रूप से कृंतोतक या एक्स प्लांट के क्लोन होते हैं। जिस पौधे से आपने तैयार किया है जस्ट उसी पौधे के संरचना और गुण पाई जाती है उत्तक संवर्धन के द्वारा तैयार किए गए पौधों में। इसके बाद फसल सुधार। कृषि उद्यान और वानिकी में बहुमूल्य पौधों के अधिकाधिक गुणन को लघु प्रवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा उचित प्रकार से फसल सुधार किया जा सकता है। रोग रहित पादप अग्रप्रयोग के विभज्योतक की कोशिकाओं के उत्तक संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिरेनियम, डहेलिया, स्ट्रॉबेरी, शकरकंद, गन्ना तथा अन्य अलंकारी पौधों में इस तकनीक का प्रयोग करके स्वस्थ विषाणु रहित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ऊतक संवर्धन द्वारा ताप सहनशील, कवक प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले विभेद प्राप्त किए जा सकते हैं। पादप प्रजनन में भ्रूण मृत्यु दर और बीज क्षय के कारण अंतरजातीय संकरण विफल हो जाते हैं। ऐसे उदाहरणों में तरुण संकर भ्रूण को पौधे से पृथक करके और उसका संवर्धन करके भ्रूण को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ये लाभ हैं ऊतक संवर्धन के। अब इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन। इसकी कई परिभाषाएं हम आपको यहाँ पर बताएंगे, इसके स्रोत और लाभ भी बताएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, लिखते चलिए, साथ साथ में नोट्स के रूप में महत्वपूर्ण बातें लिखते रहा करिए। ये क्लास टीचिंग का वीडियो है, ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करवाई जा रही है। तो इसमें आपको आप ही की बुक में जो लिखा हुआ कंटेंट है उसी को पढ़ाया जा सकता है, उसी को समझाया जा सकता है। और चूंकि ये ऑनलाइन मेथड है, वीडियो से आपकी टीचिंग हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझा पाना और बहुत सारे उदाहरण दे पाना इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। इतना शॉर्ट में बताने के बाद भी वीडियो 40 से 50 मिनट की हो जाती है। और यदि कई पार्ट में वीडियो बनाना शुरू कर दिया जाए तो जीव विज्ञान का कोर्स अगले 5 साल में भी नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए मजबूरी ये रहती है कि अधिक से अधिक कोर्स कंटेंट कम से कम वीडियो में उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए एकल कोशिका प्रोटीन। शैवाल, यीस्ट, कवक अथवा जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन जो मानव एवं अन्य जीवधारियों के भोजन में उपस्थित प्रोटीन अवयवों को प्रतिस्थापित कर सके अथवा उनके स्थान पर प्रयुक्त हो सके,
एकल कोशिका प्रोटीन कहलाती है। जैसे आप किसी अन्य स्रोत से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, दूध से, दालों से। अब दूध और दाल की उपलब्धता सुनिश्चित ना हो पाए, कई क्षेत्रों में ऐसा होता है, दूध नहीं मिल पाता है, दालें नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने डाइट में प्रोटीन की आपूर्ति शैवाल, यीस्ट, कवक, जीवाणु आदि से प्राप्त करते हैं तो उसको एकल कोशिका प्रोटीन कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा है, आप कह सकते हैं एक कोशिकीय जीवधारियों से प्राप्त व्युत्पन्न प्रोटीन जिनका प्रयोग खाद्य आपूर्ति हेतु किया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन कहलाती है, या इसी को SCP कहते हैं। S मीन्स सिंगल, C मीन्स सेल, P मीन्स प्रोटीन, SCP। एक और परिभाषा लिख सकते हो, एकल कोशिका प्रोटीन सूक्ष्म जीवों की वे शुष्क कोशिकाएं हैं जिनका प्रयोग मानव एवं अन्य जीवधारियों के भोजन में प्रोटीन आपूर्तकों के रूप में किया जाता है। फिर से सुनिए, एकल कोशिका प्रोटीन सूक्ष्म जीवों की वे शुष्क कोशिकाएं हैं जिनका प्रयोग मानव एवं अन्य जीवधारियों के भोजन में प्रोटीन आपूर्तकों के रूप में किया जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन के विकल्प के रूप में जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, उन सूक्ष्म जीवों को ही एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। आगे देखिए, एकल कोशिका प्रोटीन का उत्पादन प्रक्रम, कैसे उत्पादन किया जाए इनका, बहुत ही आसान है। अपशिष्ट पदार्थों जैसे लकड़ी, भूसा, खराब भोज्य पदार्थ, अल्कोहल, उत्पादन से प्राप्त अपशिष्ट, हाइड्रोकार्बन तथा वाहित मल आदि पर सूक्ष्म जीवों को सुगमता से उगाया जा सकता है। ये भोजन उत्पादन के अतिरिक्त प्रदूषण को भी कम करता है। एकल कोशिका प्रोटीन का उत्पादन मृदा तथा वातावरणीय दशाओं से प्रभावित नहीं होता। इनके उत्पादन पर आनुवंशिक नियंत्रण संभव है। कठिन क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन का निष्कर्षण में सबसे अधिक कठिनाई उत्पादन मूल्य का अधिक होना तथा कम मात्रा में प्राप्त होना है। ये इसमें हानि है। इसमें लागत ज़्यादा आती है, मेहनत ज़्यादा पड़ती है, बट ये लाभदायक होता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने आधुनिक तरीकों की सहायता से इस प्रोटीन का निष्कर्षण कर एकल कोशिका प्रोटीन की सांद्रता को बढ़ाया है। पहले इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, अब इसका उपयोग बढ़ा है और निष्कर्षण सस्ता हुआ है। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में संलग्न सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसके उत्पादन में निम्नलिखित सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं। नंबर 1 में ईस्ट। ईस्ट की 3 प्रजातियां हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, कैंडिडा, टारुलोप्सिस। नंबर 2 में कवक दिया गया है। कवक में फ्यूजेरियम नामक कवक, एस्परजिलस कवक, फ्यूजेरियम वेनिनेटम, स्क्लेरेसिया राउल्फसाई, ट्राइकोडर्मा, पॉलीपोरस, एगेरिकस, प्लियूरोटस। ये कवक की प्रजातियां हैं जिनके सूक्ष्मजीव एकल कोशिका प्रोटीन में उत्पादन में सहायक होते हैं। तीसरा है शैवाल। शैवाल की क्लोरोइला प्रजाति, स्पाइरुलिना मैक्सिमा प्रजाति तथा सनडेस्मस एक्यूटस, ये एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव हैं। अब चौथे जानते हैं जीवाणु। जीवाणु की कौन सी जातियां
SCP के उत्पादन में सहायक होती हैं। इनमें पहला है ब्रेवी बैक्टीरियम, दूसरा है रोडोस्यूडोमोनास कैप्सुलेटा, तीसरा है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉफस। ये थे सूक्ष्म जीव जो एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादक में सहायक होते हैं। अब जानेंगे एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में संलग्न सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता होती है सूक्ष्म जीव पादपों, जंतुओं तथा मानवों के प्रति रोगजनक ना हो। दूसरी विशेषता सूक्ष्म जीवों की पोषक गुणवत्ता उच्च हो। तीसरी विशेषता सूक्ष्म जीवों का उत्पादन अधिक मात्रा में, सरल एवं सस्ता हो। चौथी विशेषता सूक्ष्म जीव विषाक्त पदार्थों का श्रावण ना करने वाले हों। पांचवी विशेषता सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की दर तीव्र हो तथा इन्हें माध्यम से पृथक करना तथा शुष्क करना सरल हो। अब आप पढ़ेंगे एकल कोशिका प्रोटीन के लाभ। एकल कोशिका प्रोटीन के क्या लाभ हैं? पहला लाभ, एकल कोशिका प्रोटीन से प्रोटीन की उच्च गुणवत्ता तथा वसा की मात्रा कम होती है। एकल कोशिका प्रोटीन में प्रोटीन की उच्च गुणवत्ता तथा वसा की मात्रा कम होती है। दूसरा लाभ है एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में संलग्न सूक्ष्म जीव जलवायु के द्वारा प्रभावित नहीं होते, अतः इन्हें पूरे वर्ष किसी भी जलवायुवीय परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा लाभ है कुछ एकल कोशिका प्रोटीन खनिज एवं विटामिनों, विशेष रूप से विटामिन बी समूह के अच्छे स्रोत होते हैं। चौथा लाभ है इनमें समान अवधि में परंपरागत फसलों की तुलना में लगभग 50 गुना तक प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है। सोयाबीन की तुलना में 10 से 15 गुना, मक्का की तुलना में 25 से 50 गुना। पांचवा लाभ है सूक्ष्म जीवों की गुणन दर अधिक होती है, अतः कम समय में अधिक संख्या में सूक्ष्म जीव प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका जीव भार भी अधिक होता है। छठा लाभ है एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन से प्रदूषण भी कम होता है। इसका उत्पादन अपशिष्ट पदार्थों पर किया जाता है। इन सबके बाद एकल कोशिका प्रोटीन्स की उपयोगिता अनेक कारकों से प्रभावित भी होती है, जैसे इनका स्वाद एवं रंग अरुचिकर होता है। इनमें न्यूक्लिक अम्लों की मात्रा कम होती है। कुछ सूक्ष्मजीवों की कोशिका भित्ति अपाच्य होती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम, बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण। जैव प्रबलीकरण क्या है? प्रबल समझते हैं ना, प्रबल डबल करना और मजबूत करना, उसी को यहाँ पर प्रबलीकरण कहा गया है। समझिए, पादपों द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों के खाने योग्य भागों की पोषकता में वृद्धि करने की विधि जैव प्रबलीकरण कहलाती है। फिर से समझिए, पादपों द्वारा खाद्य पदार्थों के खाने योग्य भागों की पोषकता में वृद्धि करने की विधि जैव प्रबलीकरण कहलाती है, बायोफोर्टिफिकेशन कहलाती है। जैव प्रबलीकरण
सामान्य प्रबलीकरण से भिन्न है, क्योंकि जैव प्रबलीकरण का प्रमुख उद्देश्य पादप वृद्धि के साथ साथ पादप खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना है, न कि भोजन निर्माण के समय में पोषक तत्वों को मिलाना। विश्व में करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये किसी न किसी सूक्ष्म पोषक तत्व या विटामिन की कमी की मार झेल रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण पोषक तत्वों से समृद्ध पदार्थों आदि को खरीद पाने की इनकी असमर्थता है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जैव प्रबलीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जैव प्रबलीकरण कैसे करते हैं, तो उसकी यहाँ प्रमुख विधियाँ आपको बताई गई हैं, जिनमें पहली विधि है चयनित संकरण, दूसरी विधि है आनुवंशिक रूपांतरण और तीसरी विधि है कृषि जैव प्रबलीकरण। इन 3 विधियों के द्वारा जैव प्रबलीकरण किया जाता है। जैव प्रबलीकरण के लाभ, इसके कोई लाभ भी हैं या फालतू में इसको करते हैं? देखिए, पादप प्रजनन से संबंधित जितने भी कार्य किए जा रहे हैं तो वो लाभ के लिए ही किए जा रहे हैं। यहाँ पर जैव प्रबलीकरण का सबसे अधिक लाभ बच्चों और घरेलू महिलाओं को हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा होने वाले कुपोषण के शिकार सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे ही होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने प्रचुर मात्रा में खनिज तथा विटामिन वाली सब्जियों की फसलें विकसित की हैं। जैव प्रबलीकरण कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों आयरन, जिंक तथा विटामिन ए की कमी को पूरा करना है। इसके बाद इस पाठ का अंतिम बिंदु है, सबसे आखिरी हेडिंग है प्रतिपोषक तत्व, एंटी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। देखिए, सरसों में पाए जाने वाले ग्लूकोसिनोलेट्स, खेसारी दाल के बीजों का न्यूरोटॉक्सिन आदि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कहलाते हैं। सरसों में ग्लूकोसिनोलेट्स और खेसारी खेसारी एक प्रकार का खर होता है जो तराई इलाकों में हो जाता है। इसका बीज अरहर के बीज के समान होता है, इसकी दाल भी अरहर की दाल के समान होती है। तो कई बार लोग इसको अरहर की दाल में मिक्स करके बिक्री कर देते हैं अधिक मुनाफे के लिए। और इस खेसारी की दाल को अगर आप पका करके खा लेंगे अरहर की दाल के साथ में, अकेले इसकी दाल तो आप खा ही नहीं सकते हैं, मर जाएंगे। और अरहर की दाल के साथ मिक्स करके अगर आप खा लेते हैं, गलती से खा जाएंगे, जानबूझ के तो नहीं खाएंगे, गलती से खा गए, तो खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में आपको खूब ज़्यादा गैस बनेगी, मूड ऑफ हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी और अपचन हो जाएगी और उल्टियाँ भी होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस खेसारी की दाल में एंटी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, उनके कारण वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आप हजम नहीं कर सकते हैं उसको, तो वो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। तो खाने वाले अनाजों में या खाद्यान्नों में जो ऐसे तत्व होते हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशनल नहीं होते हैं, वो आपको कोई पोषण नहीं देते हैं, बल्कि आपकी पोषण क्षमता को खराब करने लगते हैं, तो ऐसे तत्वों को एंटी न्यूट्रिशनल एलिमेंट कहा जाता है, प्रतिपोषक तत्व कहा जाता है। ये प्रतिपोषक पदार्थ फसल की गुणवत्ता को कम कर देते हैं तथा मनुष्य व जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं।
पादप प्रजनक इन पौधों की इस प्रकार की किस्म का विकास करने का प्रयास करते हैं जिनमें यह पदार्थ ना हो। तो इस प्रकार आपका जीव विज्ञान और मानव कल्याण इकाई के अंतर्गत खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वाला अध्याय इस वीडियो में संपन्न कर दिया गया, पूरा कर दिया गया, पूरा पढ़ा दिया गया। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।